भोपाल की रियासत और नवाबी पहचान जो है वो आज इस शहर में किस तरीके से जिंदा है? पहला तो इमारतें, हमारी तहजीब, तीसरी हमारी जुबान। और सिकंदर जहां बेगम जो थी, मतलब उन्हें तलवार चलाना आता था, घुड़सवारी करना आता था, बंदूक चलाना आता था। उस जमाने में जामा मस्जिद वीरान थी। उस मस्जिद का मजहबी उपयोग के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जी। जामा मस्जिद ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया उन्होंने और जामा मस्जिद खुलवाई। लेकिन भोपाल स्टेट की खासियत ये थी कि भोपाल नवाब खुद ग्रेजुएट थे, उनके पास 5 प्लेन थे। एयरपोर्ट उन्हीं के जमाने में बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नवाब हिंदुल्ला खान ने भाग लिया। वो महात्मा गांधी के साथ पूरे परिवार को लेकर ब्रिटेन गए, इंग्लैंड गए और वहाँ अंग्रेजों के से उन्होंने हिंदुस्तान के हक में पैरवी की। भोपाल में अल्लामा इकबाल जैसा शायर 1930 से 1932 के बीच में आए और यहाँ उन्होंने अपनी 14 नज़में लिखी और नवाब ने उनका वजीफा मुकर्रर किया था। भोपाल के अंदर सुल्तान जहां बेगम इस बात को चिन्हित किया कि हम भोपाल की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उन्हीं के ज़माने में रियासत की पुलिस का ढांचा माइक्रो लेवल से लेकर आईजी लेवल तक पहुंचा। उन्होंने भोपाल के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑफिस खोला। भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीब, इतिहास और सांझी विरासत की एक कहानी है। नवाबी दौर से लेकर आज के आधुनिक भोपाल तक इस शहर ने हर दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। भोपाल की इसी पहचान, संस्कृति, यहाँ के खान पान और बेगमों की विरासत और साथ ही गंगा जमुनी तहजीब को शब्दों में दर्ज करने का काम जिन लोगों ने शिद्दत से किया, उनमें से एक अहम नाम है अलीम बज़मी साहब का, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 पर। शुक्रिया। सर, आपको जर्नलिज्म की फील्ड से जुड़े हुए करीब 45 साल हो चुके हैं। भोपाल से आपका पुराना नाता रहा है। इस क्षेत्र में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? आपके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, भोपाल की पत्रकारिता आरंभ से वर्तमान तक काफ़ी समृद्ध रही है और इस पत्रकारिता में हमने नए नए आयामों को छुआ है। मैंने भोपाल गैस कांड देखा और इससे पहले 16 जुलाई 1978 की, जब स्काईलैब गिरने की चर्चा थी, एक उपग्रह था अमेरिका का, वो गिरना था, तो इस पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। इतनी तरह की अफवाहें थी, इतनी तरह की चर्चाएं थी कि लोग घरों के अंदर से बढ़ गए थे डर के मारे। तो ये इस घटनाक्रम के चलते हुए, गैस कांड के चलते हुए, कोरोना काल के चलते हुए पत्रकारिता का जो हमारा सफर था वो काफी समृद्ध रहा और इससे हमने सीखा। अभी तो रिटायर होने के बाद भी दैनिक भास्कर जैसे बड़े मीडिया हाउस ने, जो देश का प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, उसने मुझे मेरी सेवाएं ले रखी हैं। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, कॉलम भी लिखता हूँ। पूर्व में मैंने कई कॉलम लिखे हैं। इसके अलावा सामाजिक तौर पर कई संगठन मुझे बुलाते हैं साहित्य की बात करने, भोपाल की बात करने। कई आयोजन होते हैं, उसमें लोग मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं कि आइए अपना विचार रखिए, हमारी नई पीढ़ी के साथ अपने अनुभव को साझा करिए। अभी भी मैं सक्रिय हूँ, लेखन मेरा निरंतर जारी है। जी। भोपाल की तरफ आते हैं। भोपाल की रियासत और नवाबी पहचान जो है वो आज इस शहर में किस तरीके से जिंदा है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, भोपाल की नवाबी काल की पहचान 2-3 प्रकार से जीवित है। जी। पहला तो इमारतें, बिल्कुल। उन इमारतों के साथ में हमारी तहजीब, तीसरी हमारी जुबान। और इस इमारतों, तहजीब, हमारी जुबान ने भोपाल की विरासत को ख़त्म नहीं होने दिया, उसको कायम रखा है। और यहाँ की जो इमारतें हैं उनमें नवाबी काल के समय की बनी हुई वो जो खड़ी हैं जगह जगह, वो हमारी विरासत बताती है। और साथ में देश दुनिया के जितने भी लोगों की दिलचस्पी हेरिटेज आर्किटेक्चर में है, वो सब भोपाल आते हैं उन्हें देखने, क्योंकि भोपाल में फ्रांसीसी आर्किटेक्चर है, मुगली आर्किटेक्चर है, पर्शियन आर्किटेक्चर है। और ये जो मिला जुला आर्किटेक्चर है
उसकी वजह से हमारे यहाँ रोज़ाना काफ़ी तादाद में सैलानी आते हैं और इनमें कई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उन इमारतों को देखते हैं। इस प्रकार से हमारे ये शहर की विरासत जिंदा है। जी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भोपाल की वो कौन-सी बात है जब जो बाहर से लोग जो देखने के लिए आते हैं, वो महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो भोपाल के लोग हैं, वो उनके दिल में रहता है? देखिए, जो लोग भोपाल से बाहर आते हैं, महसूस करते हैं, वो वाली जहाँ तक बात का ताल्लुक़ है, वो एक तो भाषा है, जी। ज़ुबान जिसको आप कहेंगे। क्योंकि ये भोपाल में जो उर्दू बोली जाती है वो गुलाबी उर्दू है, गुलाबी उर्दू मतलब? जिसके अंदर उसको मैं हिंदी में कहूँ जी। ताकि आपके दर्शक और अच्छे ढंग से समझ सकें कि जिसमें माधुर्य है, लावण्य है और जटिलता नहीं, क्लिष्टता नहीं, समझ में आ जाती है, समझ। आसान भाषा में उर्दू। और वो शीरी है यानी मीठी है और उसमें नफासत भी है, नज़ाकत भी है, लचक भी है तहज़ीब भी है। और तहजीब तो है ही। तहजीब तो उसका सबसे बड़ा सरमाया है। जी। जो उर्दू जानता है उससे आप जब बात करेंगे तो वो आपसे कहेगा, बड़ी तहजीब से आपसे बात करेगा। तो ये यहाँ की पहचान है। और मुल्ला रमूज़ी ने इसको एक नया आयाम दिया, नई खोज की थी गुलाबी उर्दू की शक्ल में। उसने भोपाल को बहुत आगे बढ़ाया। जी, अगर एक लाइन में अगर आप डिस्क्राइब करें भोपाल जैसे शहर को, आप क्या बोलेंगे? एक लाइन में तो मैं तो ये कहूँगा, बेमिसाल भोपाल। ले सर भोपाल के खाने, स्वाद पर मैं आना चाहूँगी। अरे वाह! तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है देखिए, भोपाल के खाने को लेकर? भोपाल के खानों में सबसे बड़ा है यहाँ की यखनी वाली बिरयानी। क्योंकि आपने हैदराबादी बिरयानी सुनी होगी, लखनवी बिरयानी हो गई। लखनवी बिरयानी सुनी होगी। ये यहाँ एक की ट्रेडिशन डिश है लखनवी वाली, यखनी वाली बिरयानी। यखनी वाली बिरयानी के साथ भोपाल में शीरमाल, जिसकी इजाद भोपाल में ही हुई थी हमारे पूर्वजों के कालखंड में, बुजुर्गों के ज़माने में शीरमाल। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर शामी कबाब। जी। भोपाल में जो शामी कबाब बनते हैं वो अल्टीमेट है, जिसका जायका नहीं भूल सकते आप। जी। और इन सब से ऊपर जो से हम रोज़ाना रूबरू होते हैं, तकरीबन तमाम भोपाली होते हैं, वो है सुलेमानी चाय, जो नमक की होती है। अच्छा। उसमें नमक मिला होता है चाय के। ख़ास बात ये होती है वो बहुत देर तक पकती है, तो उसका जायका ऐसा होता है कि आप ठहर जाते हैं कुछ पल के लिए। जी। तो भोपाली जायके तो बहुत ज़बरदस्त, तो बड़े सर अनमोल कुछ हैं। ट्रेडिशनल फूड जो बेगमात के टाइम पे जो चले आ रहे हों, क्या वो आज भी स्वाद वो ज़िंदा है? हाँ, बड़ी तादाद में हैं। और जो पुराने घर हैं, जो पुराने भोपाली हैं या जिनका रियासत के दौर से इस शहर से रिश्ता रहा है, उनके घरों में तो आज भी बनते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, यखनी वाली बिरयानी और शामी कबाब, शीरमाल। और भोपाल के अंदर जो है दो चीज़ें और अलग हैं, क्योंकि एक ज़माना भोपाल की गुर्बत का रहा। जी, जी। तो यहाँ टुकड़े बहुत मशहूर हैं, ये आपने सुने नहीं होंगे। नहीं, मैंने नाम सुना है टुकड़े, टुकड़े। हाँ, हाँ। तो ये बासी रोटी जब सूख बासी जाती रोटी सूख जाती तो है, उसको बनाया जाता था। जी। उसमें कुछ लोग सब्जी भी डाल देते थे, कुछ गोश्त भी डाल देते थे। सबका अपना अपना क्या तरीका मार्केट था। में आज भी मिलते हैं नहीं, या टुकड़े फिर नहीं मिलते, कोई घरों बात। के अंदर ही बनाए घरों जाते में होंगे? बनते हैं। जी, जी। और एक और है जिसको आपको बताऊं, क्योंकि भोपाल में किसी ज़माने में शिकार बहुत होता था, अब शिकार ख़त्म हो गया, तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशन उसका चेंज हो गया। तो अब लोग कुर्बानी के वक्त गोश्त जो उनके यहाँ होता है उसको उपयोग में लाते हैं सूकड़ के रूप में। सूखड़, जो गोश्त को काट के और तार उसको पे सुखाया जाता तार है। पे सुखाया जाता है और वो डिब्बों में बंद करके उसको रख लिया जाता है जी। और फिर वो कई मौक़ों पर खाया जाता है। ये भोपाल की लेकिन वो डिश है। खराब नहीं होता है। खराब नहीं होता, जब भी आप बनाओ वो ताज़ा ही होता। बनेगा। कुछ और अलग रेसिपी या कुछ और तरीका होता था उसे बनाने का? उसका ख़ास बात ये थी कि जब आपने गोश्त को लिया, धोया, उसके अंदर नमक के पानी में मिलाकर आपने कुछ देर ठहरे रहने दिया ताकि उसकी जो गंध है वो निकल जाए।
और वो नमक तो वो काम करता ही है, वो गंद निकल गई, अब उसके अंदर भीगा रहा, फिर आपने धूप में तार पे उसको लटका दिया और एक कपड़े से ढक दिया ताकि चील कौवे उसको लेके या नहीं भाग मिट्टी जाए या उस पे नहीं आ जाए। और या बिल्ली हमला ना कर दे घरों में, क्योंकि भोपाल में बिल्लियाँ बहुत है, हम्म। तो उसको बचा कर तो ऐसा ये रख के खाने आज के जो भोपाल के बाजार हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे बिल्कुल। ऐसे भोपाल की शादियों में दो चीज़ें बहुत चलती हैं, एक गुलगुले, मीठे गुलगुले, मीठे गुलगुले, आटे के जो बनाए जाते आटे की हैं जो जी। रज जगह में, जी जैसे कल 12 थे तो आज रज जगह है, हाँ हाँ तो उस मौके पे बनते हैं। जी। और एक है भोपाल का हलवा, कौन सा हलवा? रवे का, अच्छा ये बहुत चलता है। एक और था जो बेगमों के ज़माने में था, चने की दाल, चने लेकिन की दाल का हलवा। हाँ, जी जी। अब जैसे आजकल गन्ना नहीं आ रहा, नहीं तो गन्ना जब आता है गन्ने की फसल तो भोपाल में रसावल बनती है, ये नवाबी दौर की डिश है। रसावल गन्ने के रस का चावल में पकाया जाता है, अच्छा अच्छा। गन्ने के रस को चावल चावल में में पकाया पकाया मीठे जाता है, चावल वो मीठे चावल निकलता आप है। इसे कह सकते हैं, हम लोग जी। रसावल के, उसमें तमाम तरह के ड्राई फ्रूट डलते हैं। अच्छा और जब उसको बाहर निकाल कर कटोरे में खाया जाता है तो उसके ऊपर मलाई की एक लहर, मलाई आप जानती है ना, मलाई, नहीं नहीं नहीं। अच्छा मलाई मलाई दूध की मलाई। हाँ, जी हम जी लोग जी। मलाई को बालाई कहते हैं, बलाई। ये ठीक है। यहाँ का शब्द भोपाल है, का शब्द है बलाई। हाँ लफ्ज है ये। जी तो वो मलाई ऊपर डाल देते हैं और फिर वो सामने वाले के हुजूर में पेश की जाती है कि आप नोश फरमाइए। जी। तो सर मैं मुशायरे कव्वाली और इस पर आना चाहूँगी। भोपाल की जो फेस्टिवल्स हैं, यहाँ के मुशायरे, यहाँ की कव्वाली और सांस्कृतिक जो महफ़िलें हैं, इनका शहर की ज़िंदगी से क्या रिश्ता है? जीवंत, भोपाल के अंदर मुशायरे का सिलसिला तकरीबन 250-300 साल पुराना है। 250 साल की तो हुकूमत ही रही है दोस्त मोहम्मद खां के ज़माने में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ सिलसिला शुरू हुआ चार बेत का, चार बेत से आई बेतबाजी, बेतबाजी से आई कव्वाली। बेतबाज़ी क्या होता है मुझे समझना बेतबाजी और चाहूँगी? कव्वाली में, बेतबाजी के अंदर होता है कि आप शायरी में जवाब देना। ओह! जैसे हम डिबेट करते हैं, हाँ, वो वो बोल सब सकते हैं, शायरी में करना है, लेकिन शायरी में तहज़ीब के साथ। तहजीब के साथ। जी। और बेतबाजी में पार्टियां होती हैं, आमने सामने दो पार्टी होती है, और चार बेत में चार पार्टियां होती हैं। अच्छा। उसमें डफ का इस्तेमाल होता है, डफली का, जो आपने ऋषि कपूर को सरगम फिल्म में देखा होगा बजाते हुए। डफली बजाते हैं। तो चार बेत में उसमें भी सवाल जवाब होते थे। और भोपाल में कव्वाली दो तरह की है, सबसे ज़्यादा यहाँ सूफियानी कव्वाली का चलन है। और भोपाल की कव्वाली को पूरे देश में, दुनिया में अगर किसी ने बुलंदी दिलाई, वो की शकील अबानो मरहूम, उन जैसी कव्वाल कोई नहीं हुई। और वो, मेरा मानना है कि संगीत की फील्ड में वो एक ऐसी शिक्षक थी कि जब वो कोई शेर पढ़ती थी तो उस शेर के अंदर वो क्या कहना चाह रही हैं उसको एक्ट करके बताती थी, हारमोनियम पे खड़े होकर। जैसे सैया आए हैं, उन्होंने ये कहा, तो सैया कैसे आ रहे हैं वो उस अंदाज में उसको नुमाया करती थी, जाहिर करती थी। हारमोनियम की हारमोनियम पे ऐसे दोनों हाथ रख के खड़ी हो हम्म। जाती थी। तो भोपाल की कव्वाली, भोपाल की बेतबाजी, भोपाल के चार बेत, भोपाल के कवि सम्मेलन, भोपाल के सांस्कृतिक आयोजन विरासत से लेकर आज तक कायम है और समय समय पर होते रहते हैं। जैसे भोपाल के अंदर तरई मुशायरा होता है कि एक मिसरा दे दिया जाता है, उस मिसरे पे लोगों को लिख कर लाना होता है। आप जाते हैं मुशायरों में या? परसों रात को ही था मैं, अच्छा। एक तरई मुशायरा है। आप कल्पना करिए कि 54 शायर और 6 घंटे तक चला मुशायरा, और रात के 2:45 बजे ख़त्म हुआ, अच्छा 8 बजे स्टार्ट हुआ। जी। आपके पसंदीदा शायर कौन है? साहब मैं तो बशीर बद्र साहब को बहुत अच्छा कहता हूँ, राहत भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि राहत इंदौरी साहब राहत इंदौरी साहब जो अब हमारे बीच हाँ नहीं रहे नहीं है। वो। तो सर मैं पहले कुत्सिया बेगम की बात करना चाहूँगी कि उनके शासनकाल में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने बनवाई, उनका कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करवाया था, अलग-अलग इमारतें बनाई थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, कुत्सिया बेगम के समय में जब वो भोपाल की पहली महिला शासक बनी तो गौहर महल अस्तित्व में आया, गौहर महल बना। दूसरा, उन्होंने महिला सुरक्षा पर फोकस किया।
तीसरा उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोचा कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएं, और उन्हीं के समय में 2 मस्जिदों का निर्माण हुआ। उन मस्जिदों के साथ साथ जो गौहर महल से कुछ फासले पर जो एक मैदान है, जिसको खिन्नी वाला मैदान, अब इकबाल मैदान कहते हैं, इकबाल मैदान, जी। वहाँ उन्होंने जन सुनवाई की शुरुआत की। और उन्हीं के समय में भोपाल के कुछ इलाकों में बर्रू काट कर लोगों को रहने की जगह दी गई। फतेहगढ़ किले को सशक्त किया गया, मजबूत किया गया, ताकि किसी भी आक्रमण के समय सुरक्षा रह सके। और नागरिक प्रबंध जो होते हैं उस पर कुत्सिया बेगम का बहुत फोकस था। भोपाल रियासत तब बहुत छोटी थी, रिसोर्स कम थे। अगर आप ये कहें तो उस ज़माने में बामुश्किल 8 किलोमीटर के दायरे में सिमटी हुई थी फतेहगढ़ किला, अच्छा। और पॉपुलेशन तो और भी कम थी। तो गांव से ये एक स्टेट, मतलब रियासत का कैपिटल बना था। तो कुत्सिया जहां बेगम ने डेवलपमेंट की नींव रखी, आप यूं समझिए, इस रियासत के, भोपाल रियासत भोपाल की, जी। रियासत। सर, सिकंदर जहां बेगम जो उनके बाद उनका शासन रहा, उनका ये कहा जाता है कि वो घोड़े पर बैठकर भोपाल के जितने छोटे से छोटा जो इलाका था, उन्होंने मैपिंग करवाई, मतलब ये बताया, हर नक्शा बनाया कि कौन सी जगह हाथ पर से क्या बनाया था, चीज़ें हैं। हाथ से। हाँ, तो एक ये बहुत खास बात है, इसको लेके आपकी क्या देखिए, राय है? उन्होंने कहा है, बल्कि कहा क्या, सोचा। भोपाल रियासत का उस जमाने में सीमांकन नहीं हुआ था कि इसकी हद कहां से कहां तक है। और मराठों से भोपाल रियासत का युद्ध हो चुका था, तो वो जानती थी कि कभी भी कोई रियासत हम पर हमला कर सकती है, तो पहले अपनी हद तय कर लो। हदबंदी कराई उन्होंने, तो सीमांकन कराया, पूरे भोपाल रियासत के इलाकों का नक्शा बना। नक्शा बनने के बाद उन्होंने फौज को तैयार किया, और उन्हीं के ज़माने में नागरिक पुलिस का कंसेप्ट आया। पहले फौज जो थी नागरिकों की सुरक्षा करती थी, उनका नहीं। फौज राज्य की सुरक्षा करेगी, लोगों की नहीं करेगी। लोगों की नहीं करेगी। लोगों की सुरक्षा पुलिस करेगी, जो शहर के भीतर के अपराध हैं जी। वो उनको वो पुलिस देखेगी। तो उसके लिए विभाग कायम किया। अब मैं आगे और बताऊंगा कि किस बेगम ने उसको आगे बढ़ाया। और सिकंदर जहां बेगम जो थी, आपको दिलचस्प होगा कि उस जमाने में वो जूडो कराटे जानती थी, यानी 8 से 12 मर्दों से लड़ने की ताकत रखती थी, अकेले? अकेले। मतलब उन्हें तलवार चलाना आता था, हाथ पैर चलाना आता था, घुड़सवारी करना? घुड़सवारी करना आता था, बंदूक चलाना आता था। उन्होंने रिवायतों को तोड़ा। रिवायतें कैसे कि साहब औरत कुछ नहीं कर सकती, उनके नहीं, औरत सब कर सकती है। और उन्होंने औरतों का दर्जा बढ़ाया और औरतों को हिस्सेदारी में शामिल किया। हालांकि ये भी सही है, सिकंदर जहां बेगम के ज़माने में विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने उस विरोध को भी कुचला गया, लेकिन उन्होंने राज को बड़ी समझबूझ से, दूरदृष्टि के साथ चलाया। जी। सर, एक जब मैं पढ़ रही थी भोपाल रियासत के बारे में, भोपाल के ऊपर कुछ करीब 30 लाख रुपए का कर्जा भी था, जो उनके शासनकाल में वो खत्म उन्होंने हुआ। रेवेन्यू बढ़ाया, लगान बढ़ाया, नए जमींदार तय किए, क्योंकि लगान वसूलने का जिम्मा तो जमींदारों का था। जी। और उस जमाने में तकरीबन 100 कुछ जमींदार थे, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है। और उन्होंने उसका नया सेटअप खड़ा किया और उनको जिम्मेदारी दी। और चूंकि भोपाल कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर यहाँ सब कुछ था, तो उन्होंने लगान के जरिए भोपाल का 35 लाख रुपए जो उस पर भार था, कर्ज था, वो उसको पूरा किया। ये सही है। जी। और सर, एक ये कि 1857 में जब पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई, दिल्ली में जो जामा मस्जिद मौजूद है, उसको वापस मुसलमानों को वापस दिलवाने में, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनको वापस दिलवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही थी। उसके बारे में जानना चाहूँगी। ये सही है कि
उस जमाने में जामा मस्जिद वीरान थी, आबाद नहीं थी, उस पर कब्जा था और उस मस्जिद का मजहबी उपयोग के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जी। जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो सिकंदर जहां बेगम ने अपने संबंधों का उपयोग करते हुए, अपने रिश्तों का उपयोग करते हुए ब्रिटिशर्स को समझाया कि इसमें आपको हमारी मदद करना पड़ेगी। उन्होंने तो ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया उन्होंने, और जामा मस्जिद खुलवाई। जामा मस्जिद के अंदर इबादत का सिलसिला शुरू कराया उन्होंने, और ताकि वहाँ मजहबी जो काम है, जो मजहबी अरकान हैं, लोग पहुंचकर अदा कर सकें। ये उनका एक बड़ा कारनामा था। ब्रिटिशर से जामा मस्जिद को वापस लोगों को दिलवाने का। जी। सर, तीसरी बेगमात जो शाहजहां बेगम थी, जिनके कार्यकाल में जो है एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। भोपाल में बहुत कुछ शाहजहां बेगम ने दिया। जी। अगर मैं कहूँ तो भोपाल की वो पहली टाउन प्लानर थी। भोपाल की पहली टाउन प्लानर होने के साथ साथ उनका दूरंदेश नजरिया था। देखिए, उन्होंने भोपाल के डेवलपमेंट के लिए भोपाल में रेल लेकर आई, रेल लाइन बिछाने के लिए ब्रिटिशर से समझौता किया, उनको पैसा दिया, पहली बात। दूसरी बात, उनके जमाने में एलोपैथी चिकित्सा चालू हुई। अच्छा। पहले एलोपैथी नहीं थी जी। आयुर्वेद था या यूनानी चिकित्सा थी, उससे ये इलाज था। तीसरा, उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरी, जरदोजी, कारचोब, आरी, अन्य तरह की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का स्कूल खोला, और उन बच्चियों को वहाँ ट्रेनिंग मिलती थी ताकि आप कुछ भी बनाइए और उससे अपना जीवन यापन करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उन बच्चियों के में जेंडर का फर्क नहीं किया कि ये कौन है। उन्हें सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था, समान प्रबंध के साथ लागू की। शाहजहां बेगम ने भोपाल में कई इमारतें दी, जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया, 3 सीढ़ी तालाब उनका सबसे बड़ा शाहकार है। ताजमहल दिया उन्होंने, ताजुल मस्जिद हो गई, ताजुल मसाजिद है उनकी। और मैं आपको जो असली बात बता रहा था, जो बीच में मैं बताना भूल गया जी। एक अंग्रेज अफसर को ताजमहल देखकर ये बड़ा बुरा लगा कि उसे नजर झुकाकर नीचे जाना पड़ेगा ताजमहल के अंदर, भोपाल के ताजमहल। भोपाल के ताजमहल। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, वो तो आपको आना ही पड़ेगा सर झुकाकर, और आप खुद ब खुद झुकाएंगे, कोई आपके लिए कहेगा नहीं। ये शाहजहां बेगम ने उनको बोला, सिपाहियों ने बोला। जी। तो शाहजहां बेगम तक मैसेज करवाए। अच्छा। कि मुझसे ऐसा कहा जा रहा है। तो उनका हाँ भाई, वो तो सिस्टम है। और वो सिस्टम जो था बड़ा दिलचस्प है कि ताजमहल के गेट के ऊपर एक बड़ा कांच लगा था, और उस कांच की खासियत ये थी कि उसका जब अक्स जमीन पर पड़ता था सूरज की रोशनी से, तो आदमी की आंखें चौंधिया जाती थी और वो मजबूरन सर नीचे करके निकलता था। तो उन्होंने, अंग्रेज ने कहा कि इस कांच को मैं तोड़ दूंगा। उनका तोड़, सिपाहियों ने कहा, शाहजहां बेगम ने, जब उन तक मामला पहुंच चुका था ना, जी। तो उन्होंने दिए 3 शॉट। 3 शॉट छोड़िए, वो 100 शॉट में नहीं तोड़ पाया कांच वो अंग्रेज। उनके महल का वो दरवाजा इतना बड़ा था कि 360 की डिग्री पर उनकी जो बग्गी थी वो 16 घोड़ों की घूम जाती थी, अंदर दाखिल हो जाती थी और ऐसे घूम जाती थी। शाहजहां बेगम ने के ज़माने में समरिस्तान बना, जिसे आज हम बेनज़ीर पैलेस कहते हैं जी। गोल घर बनाया जिसे कहते हैं, और भी उन्होंने कई बगीचों का डेवलप किया। लिखने का उन्हें बहुत शौक था। वो शायर थी जी। शीरी के नाम से लिखती थी, और उन्होंने 5 किताबें लिखी। जी। और उन 5 किताबों में जो थी
वो हमारे कल्चर, हमारी हेल्थ और वुमेन केयर, चाइल्ड केयर पर थी। वो उनकी जी 5 किताबें। जी। शाहजहाँ बेगम के दौर में उन्होंने एजुकेशन को जैसे बहुत बढ़ावा दिया, तो शुरुआत में जैसे कि मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया, जहाँ पर मदरसा भी था और एक जो तालीम है वो दी जाती थी। लेकिन उन्हें पता चला कि हिंदू जो लड़कियां हैं वो नहीं जा सकती हैं वहाँ पर, तो उन्होंने अलग से एक और स्कूल खुलवाया हिंदू लड़कियों के लिए। हाँ, इस हिंदू पर कन्या पाठशाला खुली, जी वहाँ हिंदू ही शिक्षक रखे गए जी और उनको इस बात की आज़ादी दी गई कि आप अपने धर्म के अनुसार इन्हें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और उन्होंने अपने धर्म के अनुसार उन बच्चियों को शिक्षा दी। और इसी तरह से आपने मुझे याद दिला दिया एक और बात कि भोपाल में 2 तरह के अनाथालय और सराय थी, जी। एक हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए, ये दोनों। जो गंगा जमुनी तहजीब है वो उनकी काम में जो दिखाई देती हिंदुओं है। का था वो सदाव्रत था जी और उसमें बाकायदा उनके रहने का, ठहरने का, खाने का और सेहत की देखभाल का इंतजाम होता था। ये भी रियासत का एक किस्सा है शाहजहाँ बेगम के दौर का, जो जी सिलसिला सुल्तान जहाँ बेगम के ज़माने में भी चला। जी जी। सर, इंग्लैंड की एक मस्जिद है उनके दौर में बनी थी, क्या उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। उनके पैसे से वो मस्जिद बनी। इंग्लैंड में उन्होंने बनवाई थी। हाँ, इंग्लैंड में उन्होंने बनवाई थी, उनके पैसे से वो मस्जिद बनी। उसकी एक कमेटी भी है। आज भी जो लोग वहाँ भोपाल से जुड़े लोग वहाँ रहते हैं इंग्लैंड में इंग्लैंड में, उस मस्जिद वो का नाम सर? उस मस्जिद का नाम एकदम तो जहन में नहीं आ जी रहा है मेरे, मैं जी बता दूंगा मैं। और वो मस्जिद आज भी कायम है, उसकी देख रेख होती है बाकायदा। और वो शाहजहाँ बेगम का कारनामा था, उन्होंने उसके लिए पैसा दिया था बाकायदा और उन्होंने उसकी तामीर कराई थी। मतलब वजह ये कि भारत से जब इंग्लैंड जो मुसलमान जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनकी जो नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद इंग्लैंड क्योंकि में उससे बनाई पहले गई वहाँ थी। मस्जिद नहीं थी। उससे पहले नहीं थी, मतलब म- इंग्लैंड में पहली मस्जिद भोपाल की जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने उनके कालखंड उनके में कालखंड बनी, में उनके बनाई गई। द्वारा बनाई गई। जो चौथी हमारी जो बेगम थी सुल्तान जहाँ बेगम, उनके शासनकाल क्यों खास रहा? सुल्तान जहाँ बेगम को हम लोग, मतलब हम लोग से आशय ये कि जो भोपाल के पुराने लोग हैं, जो जी रियासत से जुड़े रहे, उन्हें अम्मा हुजूर कहते थे या सरकार हुजूर कहते थे। उनकी भी दूरदृष्टि थी, बड़ी दूरंदेश महिला थी वो। उन्होंने सबसे पहले देखिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ सबसे बड़ा काम किया कि डिलीवरी हाइजीनिक होना चाहिए, उसमें सफाई का खास ख्याल रखा जाए, इन्फेक्शन ना हो। तो उन्होंने एक नर्सिंग स्कूल खुलवाया और शहर में मुनादी कराई कि जो दाइयों का काम करती हैं, घरों के अंदर जाके प्रसूति का काम करती जी हैं, जी जी डिलीवरी कराने का काम करती हैं, वो वो भी आए और अपने परिवार की बच्चियों को भी वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए भेजें। तो पता चला कि पहले महीने कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 5 रुपए, उस जमाने में सोचिए आप, 5 रुपए का वजीफा मुकर्रर किया और कहा कि अब सबको आना पड़ेगा। 5 रुपए आपको देने होंगे और 5 रुपए रियासत से रियासत। मिलेंगे अच्छा अच्छा। और आपको आइए। उन्हीं के ज़माने में भोपाल में ब्रिटिश डॉक्टरों की आमद हुई, एलोपैथी की। उन्हीं के ज़माने में रियासत की पुलिस का ढांचा माइक्रो लेवल से लेकर आईजी लेवल तक पहुंचा। जैसे आईजी का पद नहीं था पहले, आईजी का पद बनाया उन्होंने। हमारे यहाँ साइंटिफिक तौर पर क्राइम की जांच नहीं होती थी, इंदौर में होती थी। जी जी जी। तो 1905 में उन्होंने भोपाल के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑफिस फिंगरप्रिंट खोला का ऑफिस खोला। ताकि जांच हो सके। सुल्तान जहां बेगम के दौर में बच्चियों के स्कूल जाने के लिए बस का इंतजाम हुआ, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा बहुत उन्होंने ज्यादा नए हुआ। भोपाल के और वो दौर में खुद किया। बुर्का पहन कर मिलती थी, बुर्का ओढ़े रहती थी। और सुल्तान जहां बेगम के पैसों से ही सांची का स्तूप का पुनर्निर्माण हुआ, उसके लिए भी इन्होंने राशि दी, सांची के स्तूप के लिए। आप कल्पना करिए, जो महिला अशिक्षित हो, जिसने स्कूल न देखा हो,
वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर, चांसलर बनी, पहली चांसलर। पहले चांसलर। और वहां भी इन्होंने पैसा दिया ताकि तालीम के लिए, उनका मकसद ये था कि बच्चे बच्चियां पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, आप अपना कंस्ट्रक्शन करिए, क्लासरूम बनाइए, हमसे पैसा लीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भोपाल के अंदर इस बात को चिन्हित किया कि हम भोपाल की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कई चीजें उनके जमाने में हुई, जिसमें सबसे ज्यादा काम हुआ वुमेन एम्पावरमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का। और काफी बिल्डिंगें, काफी मस्जिदें उनके दौर में बनी। लेकिन आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी मोहब्बत को कभी नुकसान नहीं हुआ। चारों बेगमात के बाद भोपाल की जो तस्वीर है वो कैसी बदली, क्या क्या बदलाव आए? देखिए, भोपाल का जब भारत संघ शासन में भोपाल का विलय हुआ, पार्ट सी स्टेट बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश बना, तो हमको सिर्फ एक बात का दुख है कि यहाँ धरोहर को सुरक्षित नहीं रखा गया। भोपाल में? भोपाल में जी। धरोहर को सुरक्षित नहीं रखा गया, जबकि दुनिया के कई देशों ऐसी मिसालें हमें मिलती है, खास करके हमारे भारत में, दक्षिण भारत में, कि उन्होंने अपने पूर्वजों की निशानियों को सहेज कर रखा है, संरक्षण किया है। हमारे यहाँ इस पर काम नहीं हुआ, काम नहीं। जैसा कि भोपाल में होना चाहिए था। राज्य सरकारों ने भी इसमें रुचि नहीं ली। भोपाल निश्चित रूप से बड़ा, आधुनिकीकरण हुआ। उस आधुनिकीकरण के चलते हुए भोपाल का आज नाम कई रूपों में अलग अलग लिया जाता है, लेकिन हमारे लिए कुछ क्षेत्रों में विकास विनाश बना। जैसे हमारे बगीचे खत्म हुए विकास के नाम पर। हमारे शहर का शहरपना, जो फतेहगढ़ किले की सीमा दीवार थी, उस पर हथौड़ा चला। लेकिन ये एक तथ्य है। तो दूसरा तथ्य ये है कि आज भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो रही है, आज बड़े बड़े मॉल हैं भोपाल में, लेक कंजर्वेशन को काफी काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आज भोपाल में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट है, जुडिशियल एकेडमी है, लॉ एकेडमी है और इंस्टीट्यूट है। यूँ समझिए आपकी 18 देश के बड़े संस्थान भोपाल में है शिक्षा के। तो भोपाल का बदलाव के साथ आधुनिक रूप लेते हुए भोपाल का चेहरा बदला है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की भाषा जिंदा रहे, यहाँ के संस्कार जिंदा रहे, यहाँ के लोगों की आत्मा के अंदर भोपाल कायम रहे, और यहाँ के विचारों में, संस्कार में, व्यवहार में, स्वभाव में भोपाल और भोपालियत कायम रहे। जी। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि भोपाल में नए साल को लेकर काफ़ी जश्न मनाया जाता है और उसका जो एक लिंक है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से रहा है। उस कहानी के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, भोपाल में नए साल को लेकर तो सही है कि जश्न मनाया जाता है। अब तो काफ़ी धूम धड़ाका होने लगा, काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन अगर आप फ्लैशबैक में जाएं जी। तो भोपाल में इसका सिलसिला हमीदुल्लाह खान साहब, जो भोपाल के आखिरी नवाब थे, के समय चालू हुआ। और वो ब्रिटिशर्स की वजह से चालू हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का पहला चर्च सीहोर में बना। सीहोर भोपाल का आर्मी हेडक्वार्टर था, और वहाँ जब ब्रिटिशर रहते थे तो नवाब साहब उनको ग्रीटिंग भेजते थे। वो ग्रीटिंग कोलकाता में छप के आते थे, ग्रीटिंग कार्ड। कोलकाता और मुंबई से चॉकलेट्स आती थी, उन ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ उन चॉकलेट्स को भेजा जाता था। इसी तरह से उस ज़माने के जो प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के मेंबर थे, जो राजे रजवाड़े थे, बड़े बड़ी स्टेट के लोग, उनको नवाब साहब की ओर से नए साल की मुबारकबाद के तोहफे के रूप में ग्रीटिंग कार्ड और चॉकलेट्स भेजी जाती थी। और यहाँ यार्ड क्लब पर उसका जश्न होता था। यार्ड क्लब पर शाम को होता था, दिन में लाल कोठी में होता था, जिसका नाम अब लोक भवन हो गया। उससे पहले राजभवन था, और उससे भी पहले, जैसे मैंने बीच में आपको बताया, लाल कोठी था, वहाँ आयोजन होता था। सीहोर के अंदर जो चर्च है
और जो आर्मी का कैंट ऑफिस था वहाँ उसका जश्न होता था। तो सर, भोपाल में ये जो इमारतें बनाई गई हैं, उनको बचाना क्यों ज़रूरी है आपके मुताबिक? देखिए, हर शहर की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति होती है, और उस शहर की पहचान वहाँ की इमारतों से, वहाँ के स्थानों से की जाती है। हमारे भोपाल में जो भी इमारतें हैं भोपाल रियासत काल की, वो हमें कोई ना कोई सीख देती है। जैसे आर्किटेक्चर की हमको सीख देती है, सुरक्षा प्रबंध की सीख देती है कि उस समय महिलाएं अपने गहनों की सुरक्षा कैसे करती होंगी। आज तो लाकर का समय है, लेकिन उस समय उन महलों के अंदर उसका इंतजाम देखिए कैसा होता था। घरों के अंदर वेंटिलेशन, झरोके। आज हम पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, कई तरह की और चीजें हमारे साथ हो रही हैं कि धूप नहीं आ रही है, लेकिन ये पहले जिस तरह का हमारा आर्किटेक्ट था, जिस तरह का हमारा साइंस था, वो हमको ये सब सिखाता है। वो नई पीढ़ी के जानने समझने के लिए ये बहुत सारी चीजें हैं। इसको अगर आप नहीं बचाएंगे तो आप क्या बताएंगे? नई आने वाली पीढ़ी को। आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताएंगे? तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये जानना समझना जरूरी है कि भोपाल के अंदर वाटर इंजीनियरिंग की जो बेजोड़ मिसाल है वो 3 सीढ़ी तालाब है। भोपाल के अंदर जो महलों के अंदर गहनों को रखने की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम है, उसके लिए गौर महल है, ताजमहल है, इस्लाम नगर के दोनों महल है, शौकत महल है, कसर सुल्तानी है, और भी कई महल हैं। यहाँ जना महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार से होती थी, और पर्दा प्रथा के चलते हुए महिला का चेहरा पराया पुरुष ना देख ले, ये हमारे यहाँ का सिस्टम था। उसका लोक लाज का ध्यान रखते हुए क्या व्यवस्था थी? हमारे यहाँ जब घर के अंदर जानवर पला होता था तो उस जानवर के लिए, बाहरी व्यक्ति से मिलने जुलने के लिए क्या व्यवस्था थी? और इन इमारतों में सबसे बड़ी बात है रोशनी का इंतजाम। आज हमारा रोशनी बहुत बड़ा इशू है, लाइट बहुत बड़ा इशू है, सोलर एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। आप कल्पना करिए उस जमाने के अंदर क्या लाइटिंग होगी कि एक, तब तो बिजली थी नहीं, एक दिया है, वो एक झरोके पे रखा है और उसका प्रकाश फैल रहा है, क्या इंतजाम किया होगा? जैसे कुत्सिया बेगम का जो कमरा था जिसमें वो सोती थी, आराम करती थी, उसकी पूरी छत पर मिर्गान अबरक जिसे आप कह सकती हैं, और वो जब छोटा सा लैंप जलता था तो पूरा कमरा रोशन हो जाता था। वो वहां से बैठकर वो बड़ी झील को देखती थी, वहां से रहकर वो महल के बाहरी लोगों को, महल के अंदर के लोगों को देखती थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। अब आप देखिए, जब आर्किटेक्ट की बात होती है कि ताजमहल तो बहुत बड़ा था, और ताजमहल में एक अंदर आप पाएंगे एक सावन बहादुर है। जी। उस सावन बहादुर में नवाब शाहजहां बेगम ने बारिश का आर्टिफिशियल तौर पर लुत्फ लेने के लिए किस तरह का अरेंजमेंट कर रखा था कि साहब बारिश का सीजन नहीं है, लेकिन दिल चाह रहा है गर्मियों के अंदर थोड़ा बारिश का लुत्फ लिया जाए। तो एक पर्टिकुलर आकार की, पर्टिकुलर रूप में उतनी ही बूंद उनके शरीर पर पड़ती थी जितनी वो चाहती थी कि बारिश की जैसी छोटी बूंद है वही आए, या बारिश की मोटी बूंद है वही शरीर पर आए, तो वो आती थी। उस सावन बहादुर के अंदर ऐसा इंतजाम था। याट क्लब बड़े तालाब के अंदर, उसके तो अवशेष भी शेष नहीं बचे, सिर्फ स्ट्रक्चर के 4-5 पाए पानी के अंदर खड़े। अंग्रेजों की दावतें वहां होती थी, वहां फिशिंग होती थी, जैसे नए साल का जश्न होता था। वहां उस याट क्लब की खास बात ये थी कि वहां भी बिजली नहीं थी, पेट्रोमैक्स के लैंप जलते थे,
और सारे अंग्रेज अफसर वहाँ पहुँचते थे। और तालाब से याट क्लब की दूरी तकरीबन होगी 80 से 120 फीट के दरमियान। और पानी के अंदर एक बड़ा सारा हॉल बना हुआ है और उसके ऊपर एक डोम तो नहीं कहूँगा, लेकिन डोम जैसी एक छत, उस पर सीलिंग, और उसकी सीलिंग इतनी ज़बरदस्त कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी 3 तरफ कॉरिडोर, 2 तरफ नीचे उतरने का रास्ता, और नीचे याट खड़ी रहती थी। सर, आप बता रहे थे कि नवाबों के पास 5 प्लेन हुआ करते थे, उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी हाँ, भोपाल रियासत तो बहुत छोटी थी। अन्य रियासतों की तुलना में देखें तो आय की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भोपाल नक्शे के अंदर ही बहुत छोटी नज़र आती थी। लेकिन भोपाल स्टेट की खासियत ये थी कि भोपाल नवाब खुद ग्रेजुएट थे, 2 बार प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के चेयरपर्सन रहे, और तीसरी बात उनके पास 5 प्लेन थे। भोपाल एयरपोर्ट उन्हीं के ज़माने में बना, और चिकलोद में उन्होंने, यहाँ से कुछ फासले पर एक जगह है चिकलोद, शायद 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ उनका फार्म हाउस था, वहाँ भी हवाई पट्टी थी। कई बार वो भोपाल से हवाई जहाज से चिकलोद चले जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में नवाब हिंदुल्ला खान ने भाग लिया। 1930 में लंदन में वो महात्मा गांधी के साथ पूरे परिवार को लेकर, या सन थोड़ा आगे पीछे होगा, ब्रिटेन गए, इंग्लैंड गए, और वहाँ अंग्रेज़ों के से उन्होंने हिंदुस्तान के हक में पैरवी की। नवाब के आमंत्रण पर महात्मा गांधी भोपाल रियासत के अतिथि बने। तकरीबन 1 सप्ताह वो यहाँ रहे। भोपाल में अल्लामा इकबाल जैसा शायर 1930 से 1932 के बीच में आए, और यहाँ उन्होंने अपनी 14 नज़में लिखी, और नवाब ने उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया था। नवाब हिंदुल्ला खां हो, चाहे उनकी माँ सुल्तान जहाँ बेगम हो, और चाहे उनकी भी माँ शाहजहाँ बेगम हो, इनमें तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि पढ़ाई के लिए बच्चों को वजीफ़ा देते थे। और सुल्तान जहाँ बेगम के ज़माने में इलाहाबाद बच्चियाँ पढ़ने जाती थी, और जिन बच्चों का वजीफ़े के लिए और बाहर पढ़ने जाने के लिए सिलेक्शन होता था, उसके लिए बड़ा दरबार लगता था सदर मंजिल में। बड़ा दरबार का मतलब होता था ग्रांड वेलकम उन बच्चों का, और उनको वजीफ़ा दिया जाता था। नवाब साहब भी ये करते थे। अलीगढ़ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में लोग भोपाल से पढ़ने जाते थे। शाहजहाँ बेगम के कालखंड में भी ये काम हुआ। इसी तरह से भोपाल में की आर्मी ने, भोपाल स्टेट की आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया। और अगर इससे पहले जाएं आप, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भोपाल की आर्मी ने इराक में लड़ाई लड़ी, और जिस पहाड़ी को जीता वो भोपाल हिल के नाम से आज भी इराक में पहचानी जाती है। ये अलग बात है कि आज भोपाल की आर्मी का इतिहास भारत संघ शासन में विलीन होने के साथ खत्म हो गया, लेकिन सुल्तानिया इन्फेंट्री के नाम से भोपाल आज भी जिंदा है, क्योंकि सुल्तानिया इन्फेंट्री सुल्तान जहाँ बेगम के नाम से बनी हुई एक कंपनी थी, आज भी भोपाल में जिंदा है। भोपाल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 16 बार आए। आज़ादी के समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई भोपाल की एक सभा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भाग लिया। भोपाल के अंदर
गालिब के 13 शागिर्दों में से तकरीबन 7 शागिर्द भोपाल में थे, और जब गालिब से कोई अपने शहर की इस्लाह कराने, रदीफ काफिया दुरुस्त कराने पहुंचता था और कहता, सर हमारी गज़ल देख लीजिए क्या लिखा है, तो कहते भोपाल जा। ये वही भोपाल है जो आज जिसकी ज़बान को पूरे हिंदुस्तान में गुलाबी उर्दू के नाम से पहचाना जाता है। मुल्ला रमूजी ने ये इनोवेशन किया, उसको भाषा की जटिलता को सरल बनाया, और आज ये ज़बान लोगों की लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं आपसे भूल गया, भोपाल को बरकतुल्ला भोपाली के नाम से भी पहचाना जाता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भारत की अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने विदेशों में रहकर अंतरिम सरकार पंजाब के राजा महेंद्र सिंह के साथ मिलकर बनाई, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बाहर रहने वालों के बीच में आज़ादी के लिए काम किया। इसी तरह से अलग अलग किस्से हैं भोपाल के। आप जितना सोचेंगे, जितना आप भोपाल की गहराई में जाएंगे, तो बहुत सारी आपको चीज़ें जानने समझने को मिलेंगी। जी, जी। लेकिन जो इतिहास है भोपाल का, जो तहज़ीब है, जो रिवायत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बेगमात के टाइम पे जो इमारतें जो बनाई गई हैं, उनको दोबारा से उसका पुनर्निर्माण कराने की ज़रूरत है, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो जान सके। सर, DNN 24 के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरे जी। साथ गुफ्तगू की। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। धन्यवाद। ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ और नई-नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को DNN 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।